दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को फैलाता है जिससे प्रसव आसान होता है। स्तनाग्र को छूने पर भी ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है जिससे स्तनपान आसान होता है। अगला प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओकापी, ऑप्शन बी आइबैक्स, ऑप्शन सी ड्रोमडेरी, ऑप्शन डी एल्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को अरबी ऊंट या ड्रोमडेरी कहते हैं। ड्रोमडेरी को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य भारत में पाया जाता है। ड्रोमडेरी राजस्थान का राज्य विरासत पशु है। यह घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। सोमालिया में ड्रोमडेरी को ज़्यादा देखा जाता है। यह 200 किलो तक वजन उठा सकता है। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मांस उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी ऊन उत्पादन, ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मांस उत्पादन। लाल क्रांति भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह क्रांति साल 1980 में शुरू हुई थी और 2008 तक चली थी। भारत में मांस और टमाटर उत्पादन के काफ़ी सुधार हुआ और वैश्विक स्तर पर भी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। अगला प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी पास्चराइजेशन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिटेक्शन, ऑप्शन डी होमोजेनाइजेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग दूध में वसा की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? ऑप्शन ए फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी फार्मिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरिक एसिड। कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है। फास्फोरिक एसिड को आस्कंदन कारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोका कोला को सबसे पहले 1886 में जॉन पेपरटॉन ने बनाया था। कोका कोला की रेसिपी में 7 तरह के तेलों का इस मिश्रण होता है जो मुख्य रूप से शीतल पेय का 1% ही होता है। कोका कोला में कैफीन होता है जो एक हल्का उत्तेजक है। कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलाई जाती है। कोको कोला में कोकेन और कैफीन भी होता है। कोकेन कोका पत्ती से और कैफीन कोला नट से मिलता है। अगला प्रश्न है, बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बकरी का, ऑप्शन बी गाय का, ऑप्शन सी भैंस का, ऑप्शन डी भेड़ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भेड़ का। भेड़ का वैज्ञानिक नाम बोविडी ओविस है। ओविस स्तनधारियों का एक वंश है। यह बोविडे कुल के कैप्रिना उपपरिवार का हिस्सा है। भेड़ें इस वंश की 7 मिलनसार प्रजातियां हैं। माना जाता है कि घरेलू भेड़ें मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया के जंगली मफलान से उत्पन्न हुई हैं। इस कुल में 143 जातियां अस्तित्व में हैं। लगभग 300 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन,
ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। आयनन ऊर्जा के मामले में आवर्त सारणी के सबसे दाहिने तरफ स्थित उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समवृत्त कोष जैसा होता है। हीलियम को सभी तटस्थ तत्वों में सबसे ज्यादा प्रारंभिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी मुर्गी, ऑप्शन डी भैंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भैंस। मेहसाणा भैंसों को सुरती और मुर्रा नस्ल की भैंसों के संकरण से विकसित किया गया है। उनके सींग आमतौर पर मुर्रा की तुलना में कम घुमावदार और दरांती के आकार के होते हैं और सुरती भैंसों की तुलना में अधिक ऊपर की ओर मुड़े होते हैं। इनमें से अधिकांश काले रंग के होते हैं, कुछ जानवर भूरे या काले भूरे रंग के भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। आमतौर पर मानव मूत्र का पीएच मान 4.5 से 8 के बीच होता है। हालांकि अलग अलग प्रयोगशालाओं में सामान्य पीएच स्तर के लिए अलग अलग रेंज हो सकती है। एक डॉक्टर आमतौर पर व्यक्ति को इन परिणामों के बारे में बताएगा। 6 से कम पीएच मान अम्लीय होता है और 8 से ज्यादा क्षारीय होता है। बहुत क्षारीय मूत्र यूरिया विभाजन करने वाले जीवों के संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। कम मूत्र सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखा जाता है। अम्लीय मूत्र बड़ी मात्रा में मांस खाने से भी जुड़ा हुआ होता है। मूत्र का विश्लेषण विभिन्न चयापचय और गुर्दे के विकारों के नैदानिक निदान में मदद करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नियान, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन अपने अणुओं में मौजूद रासायनिक बंधों को तोड़कर जीवाणुओं और विषाणुओं को मारता है। क्लोरीन का इस्तेमाल पेयजल के शोधन में भी किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने और विरंजक चूर्ण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी रेडान, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। श्वसन से पीड़ित रोगियों को ऑक्सीजन मिश्रित हीलियम गैस दी जाती है। गहरे समुद्र में गोताखोर भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ऑप्शन ए ओजोन होती है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है जो वायुमंडल में जल कणों से अभिक्रिया कर अम्ल उत्पन्न करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जो कि वनस्पतियों एवं संगमरमर जैसी चट्टानों को दुष्प्रभावित कर नष्ट करती है। अगला प्रश्न है, एरोसॉल का उदाहरण है। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी नदी का जल, ऑप्शन डी दूध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धुआं। एरोसॉल गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन होता है। एरोसॉल वायु प्रदूषण का हिस्सा है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। एरोसॉल के कुछ उदाहरण हैं, कोहरा, धुंध, धूल, समुद्री स्प्रे, खनिज धूल, ज्वालामुखी राख, हेयर स्प्रे,
स्प्रे पेंट, सिगरेट से निकलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन। ओजोन सूर्य से आने वाली यूवी की विकिरण को अवशोषित करता है। जब ओजोन का एक अणु यूवीबी को अवशोषित करता है तो यह एक ऑक्सीजन अणु O2 और एक अलग ऑक्सीजन परमाणु O से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है? ऑप्शन ए सूखी बर्फ, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों में इन रसायनों को इंजेक्ट किया जाता है। इससे बादलों के अंदर की प्रक्रियाएं बदलती हैं और बारिश होती है। बारिश की अनिश्चितता या कम बारिश की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वर्षा का उपाय खोजा है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है। यह रंगहीन ज्वलनशील गैस है और शुद्ध होने पर इसमें हल्की मीठी और कस्तूरी जैसी गंध होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ऑप्शन ए एथिलीन ओजोनाइड, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी मेथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन डी बेंजीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड एक पीड़कनाशी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य रसायन हैं हैलोन, जिसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, मेथिल क्लोरोफॉर्म, जिसका इस्तेमाल औद्योगिक प्रक्रियाओं में विलायक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन और ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाए जा सकते हैं। कार्बन आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। कार्बन के ये गुण हैं जिनकी वजह से यह इतने सारे यौगिक बनाता है। श्रृंखलन, कार्बन के परमाणु एक द्वियात्री आबंध के जरिए आपस में जुड़ सकते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब है कि कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य एक संयोजनकर्ता तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी एल्कोहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग सफाई तथा विरंजन में होता है। इसका उपयोग मुख्यतः कपड़े से स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बों को मिटाने में किया जाता है। यह एक द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह पोटेशियम लवण के रूप में प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।